हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो था वो 3-4 लोगों ने पूछा कि मरण कारक स्थान क्या होता है और यदि कोई ग्रह मरण कारक स्थान में जाके बैठ जाए तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो एक-एक करके पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में जब हम शब्द यूज़ कर रहे हैं मरण कारक स्थान और वो भी ग्रहों को स्पेसिफिक करके कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे उस ग्रह के कारक तत्वों में कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी। ठीक है, अब किन कारक तत्वों में कैसी चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रह की जब हम कारक तत्व की बात करते हैं तो जैसे सूर्य है, सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन के एस्पेक्ट में सूर्य पिता के कारक है, जबकि जब हम मरण कारक स्थान के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम सूर्य को पिता के कारक के रूप में नहीं ले रहे। वहाँ पे हम लेंगे कि सूर्य जो हैं वो पहले भाव के लिए एक प्रकार से कारक होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना स्वास्थ्य का ख्याल रखना ये सूर्य देव का एक परम कर्तव्य माना जाता है। ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि फर्स्ट हाउस लगन, इसके स्वामी और सूर्य, ये 3 फैक्टर, ये पहला भाव, इसके स्वामी, अलग-अलग राशियाँ वहाँ पे आ सकती हैं, तो उन राशियों के स्वामी उस भाव के स्वामी बन जाएँगे। और कारक के रूप में हम देखेंगे तो हमें सूर्य को भी आवश्यक रूप से देखना होगा। मंगल को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन सूर्य जो हैं वो पहले भाव के कारक के रूप में माने जाते हैं। अब सूर्य पहले भाव के कारक हैं अगर, और वो कुंडली में मान लीजिए 12वें भाव में जाके बैठ जाएं, जो कि हॉस्पिटल, टेंशन्स या किसी प्रकार से दूर हटने को दर्शाता है। 12वां भाव वो एक प्रकार से किसका भाव दर्शाता है, हम उसको ज़्यादातर नुकसान के रूप में पढ़ते हैं कि 12वां भाव जो है वो खर्चा, नुकसान दर्शाता है। तो यहाँ पे जब सूर्य जैसे ग्रह जिनका कारक तत्व पहले भाव से है, आपके स्वास्थ्य से है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी से है, यदि वो सूर्य किसी भी राशि के होकर 12वें स्थान में बैठे हों, तो हम उस समय राशि के प्रभाव को माइनस कर दे रहे हैं। तो उस भाव में बैठने के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने जीवन में कई बार या तो स्वास्थ्य से तकलीफ़ों को महसूस करेगा, स्वास्थ्य से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस के कारक। लेकिन यदि कुंडली में पहले भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, और पहले भाव के ऊपर किसी प्रकार का पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो ऐसे स्थिति में ये जरूरी नहीं कि स्वास्थ्य ही बाधा करे, लेकिन जीवन में कोई ना कोई ऐसी परेशानी जरूर होगी जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को बंधा हुआ सा, कैद सा महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो एक प्रकार से आत्मा का स्वरूप है, एक निजता का स्वरूप है, एक मैं की आइडेंटिटी है, और वो जाके बैठ गए हैं 12वें भाव में। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब सूर्य जैसे ग्रह 12वें भाव में आपको दिखाई दें तो व्यक्ति स्वयं से चैरिटीज़ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में अगर राशि में जाके सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड होते हैं तो व्यक्ति निज खुद के संबंध या खुद के स्वार्थों को, अपने आप को पीछे रखकर समाज की भलाई, दान दक्षिणा, चैरिटी, 12th हाउस, एनजीओज़ के साथ काम करना, ग्लोबल लेवल्स पे काम करना, इन चीज़ों में अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ लिया करते। तो यदि सूर्य मरण कारक स्थान के रूप में देखा जाए तो 12वें भाव में है, अगर राशि प्रभाव अच्छा है तो व्यक्ति किसी न किसी एनजीओ के साथ, किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द में साथ बन के उनके साथ कार्य करता हुआ नजर आता है, और यदि ऐसा करते हुए नजर आते हैं तो वो जीवन में किसी न किसी रूप में उस सूर्य को, उस आत्मा को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है सूर्य का मरण कारक स्थान। इसको देखकर ऐसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा सूर्य यहाँ आ गया तो पूरी चीज़ें तबाही कर देगा, बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सूर्य बैठा है तो 12वें भाव के ऊपर जरूर उसकी गर्मी का प्रभाव होगा। मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ी सी चुनौतियों को मैं यहाँ पे इस बात पे मानता हूँ कि एक उग्र रूपी ग्रह जो है वो 12वें भाव, जो हमारी निद्रा का, शयन कक्ष का भाव है, उसको प्रभावित करते हैं, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन यदि हम सूर्य को इस रूप में देख रहे हैं तो व्यक्ति हो सकता है काफ़ी दानी या काफ़ी एनजीओज़ के साथ काम करने वाला, दूसरों के दुख दर्द में उनका सहारा बनने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इसको ज़्यादा नेगेटिव वे में लेना गलत होगा।
निजता, स्वयं की चीज़ों में ज़रूर हमें बंधन महसूस होगा। यहाँ पर इस बात को समझते हुए हम इसको यहाँ पे मरण कारक स्थान मानते हैं कि व्यक्ति अपने लिए उतना कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए अपनी उन्नति अवश्य कर लेते हैं। अब अगर बात करें पहले भाव की, पहले भाव में हम चलें तो शनि जो हैं वो पहले भाव में यदि बैठ जाएं तो ये उनके लिए मरण कारक स्थान है। क्यों ऐसा होगा? देखिए, शनि का कारकत्व जो है वो बेसिकली दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है। नेचुरली शनि कर्म और कर्म के फलदाता के रूप में माने जाते हैं, और ये भी माना जाता है कि जीवन में किसी भी कुंडली में शनि जहाँ बैठा हो वहाँ पे पिछले सभी जन्मों के कर्म के फलों का लेखा जोखा होना है। ऐसे स्थिति में सबसे पहले अगर देखें तो पहला भाव व्यक्ति के खुद को, यानी कि उसके शरीर को, उसकी पर्सनैलिटी को ही दर्शाता है। और कर्म कारक ग्रह जब खुद लगन पे आके बैठ जाए तो व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि शनि वहाँ बैठे हैं तो जीवन में पहले तो संघर्ष आएगा खुद की आइडेंटिटी, खुद की पर्सनैलिटीज़ को बनाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे से मरण कारक स्थान क्यों कहा गया? तो मरण कारक स्थान कहने का यहाँ का जो सबसे बड़ा अभिप्राय है वो इस बात पे है कि देखिए, शनि के पास दसम भाव का स्वामित्व नेचुरली प्राप्त है, और साथ ही साथ उन्हें 11th हाउस, जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है, उसका स्वामित्व भी प्राप्त है। मूल त्रिकोण राशि से अगर देखेंगे तो शनि 3 घर आगे बैठे हुए हैं, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा ज़्यादा ही पराक्रम, तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तो ऐसे में जो आय है, आमदनी है, लाभ है, उसको बनाने के लिए जीवन में अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता बन जाती है। तो जिसकी कुंडली होगी उस व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति एक बहुत चुनौतीपूर्ण होगी कि मेरे साथ के लोगों को थोड़ा सा कार्य करने पे बहुत ही तरक्की मिल जाती है, लेकिन मुझे अपने जीवन में कठोर मेहनत करने के बाद एक प्रकार से कुछ थोड़ा सा अल्प मात्रा में लाभ प्राप्त हो रहा होता है। ये कंडीशन के कारण हम यहाँ पे शनि को उसके मरण कारक स्थान में मानते हैं, जहाँ पे व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने द्वारा खूब मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस लेवल का जो आउटपुट गेन है वो बनाने में व्यक्ति को काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा को हम अष्टम भाव में मरण कारक मानते हैं। जब चंद्रमा अष्टम भाव में मरण कारक होते हैं तो ऐसे स्थिति में आप ये समझिए कि चंद्रमा का नेचुरल कारक तत्व भाव जो है 4 नंबर की राशि के साथ, वो चौथा भाव है, जो दिखाता है धन, संपत्ति, इन चीज़ों को। अब यहाँ पर अगर एक बात और आपसे बोलूं तो जब भी कोई ग्रह मरण कारक स्थान में बैठेगा वो अपने से सप्तम को जरूर प्रभावित करेगा। जैसे कि सूर्य यदि आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो छठे भाव रोग, रिपु, ऋण को भी प्रभावित करेंगे, आपके डेली रूटीन को प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार से शनि यदि यहाँ बैठे हैं तो आपके साझेदारियों में, आपके पार्टनरशिप में उनका प्रभाव पूर्ण रूप से लिया जाएगा। यह अलग बात है कि तीसरी और 10वीं दृष्टि के प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्षों का एक कारण बनेंगे। चंद्रमा को यहाँ पे जब हम ले रहे हैं तो चौथे भाव के कारक के रूप में हम माता के कारक के रूप में लेते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो नेचुरली 4th हाउस, प्रॉपर्टीज एंड वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा चंचलता के लिए जाने जाने वाले ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा अष्टम भाव में जाते हैं, अष्टम भाव जो होता है वो निजता का भाव होता है, और चंद्रमा जिसे बेहतर रहना पसंद हो, जिसे हमेशा भ्रमण करना पसंद हो, उसे एक आप काल कोठरी में, अंधेरे कमरे में बिठा दें तो उसके लिए तो वो मृत्यु के समान है। इसीलिए चंद्रमा जब अष्टम में बैठा हुआ नजर आएगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में थोड़ा सा दुखी रहेगा, मन उसका दुखी रहेगा। चंद्रमा हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को दर्शाता है। यहाँ पे अष्टम भाव जो है वो निजता में जाने के कारण अकेलेपन को ज़्यादा दर्शाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में भले ही बहुत अच्छी संपत्तियाँ ही मिल जाएं, क्योंकि अष्टम भाव है, चौथे का कारक हो रहा है, अचानक से धन प्राप्तियाँ भी हो सकती हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे उन्हें धन भी प्राप्त हो जाए, तब भी जीवन के अंदर वो व्यक्ति अपने खुशियों के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं बेचैन हो रहा होता है। इस कारण से अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा को हम उसका मरण कारक स्थान बताते हैं, जहाँ पे व्यक्ति का जो मन है वो जिन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहता है वो नहीं कर पाता। सॉल्यूशन के रूप में अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति मनोचिकित्सक, मनोविज्ञान, ऐसी चीज़ों में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चंद्रमा पापी ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी अवस्था में चंद्रमा पापी ग्रहों से दूषित, पीड़ित, दृष्ट हो जाते हैं
तो मनोरोग की संभावनाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति भले हजारों चीजें उसके पास हो लेकिन वो मन मार के वहां पे जीता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करें बुध की, तो बुध को हम सप्तम भाव में मरण कारक रूप में देखते हैं। कुछ लोगों का मत यह है कि बुध चौथे में भी मरण कारक के प्रभाव दिखाता है। अब सवाल यह है कि बुध का कारक तत्व क्या है। बुध का कारक तत्व एक तो है वाणी, ठीक है। दूसरा बुध का कारक तत्व जो होता है वो होता है आपसे कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस को प्रयोग में लेकर आना, इंटेलिजेंस को प्रयोग में लेकर आना। अब देखिए, बच्चों जैसा ग्रह है बुध, और इंटेलिजेंस भी बच्चों जैसी होती है। वो थोड़ा अकेले में काम करना चाहते हैं। वाणी की बात भी है तो वाणी भी क्या है, जब कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो तो स्पष्ट समझ में आएगा। अब वहीं पे आपको ऐसी जगह बिठा दिया गया जहाँ पे साझेदारियां हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ सी जगह है, और वहाँ पे आपको बोला जाए कि अब बोलिए, 15 लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो वाणी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी। उसी प्रकार से जब बुध जो वाणी के कारक भी हैं और कहीं ना कहीं हमारे विस्टम, हमारे बुद्धि, हमारे इंटेलिजेंस के लिए भी कारक हैं, तो वो कारक ग्रह जब साझेदारी के भाव में जाके बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने से फैसले करने में कई बार हिचक दिखाने लगता है। ठीक है, बुध यदि चौथे में बैठा हो तो भी थोड़ी सी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बुध यदि सप्तम भाव में बैठा हो तब भी उसे ये सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपको बुध दिखाई देगा तो जीवन में आप ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे कि वो कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले वो साझेदारी में जाके पहले सलाह मांगेंगे, पूछेंगे, और बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे दूसरे लोगों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुद्धि, यहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंस है वो हमारे अपने से नहीं बल्कि हमारे एक पूरी यूनिटी से, किसी और के साथ साझेदारी से प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में बुध जब सप्तम भाव में आता है तो उसके लिए हम मरण कारक स्थान जैसी स्थिति मानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, अब उसको आपने किसी के साथ बांध दिया जिसमें कि वो कह रहा है कि मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जाता। ये ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। इसीलिए बुध को सप्तम भाव में उसका मरण कारक स्थान मानते हैं। लेकिन सप्तम भाव में यदि बुध बैठा हो तो सप्तम भाव में बुध को दिशा बल प्राप्त नहीं होता, दिशा बल प्राप्त नहीं होता। ये चुनौतियां आती हैं। दिशा बल उसके भाव के साथ जोड़ के देखा जाएगा, वो किस भाव का स्वामी। लेकिन सप्तम में जब भी आपका बुध बैठेगा उसकी दृष्टि आपके लगन पे होगी और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति में एक प्रकार से व्यापारिक बुद्धि का संचार करेगा, क्योंकि ये बुध कारक है लोगों के साथ जुड़ने का, व्यापार का, और ये भाव व्यापार का है। तो ऐसे में बुध का सप्तम में बैठना व्यापार वाले चीज़ों से या लोगों के साथ जुड़े हुए कामों से, जहाँ भीड़ के साथ जुड़ के काम होता है, ऐसे स्थानों पे वो मददगार साबित होगा। ठीक है, मरण कारक स्थिति सिर्फ इसी बात की है कि उसे जब साझेदारी में लेके चलना पड़े तो व्यक्ति अपनी राय तो सामने रख रहा है लेकिन बुध यहाँ पे दिशा बलहीन होने की वजह से उसकी राय को उतनी तवज्जो कई बार जीवन में नहीं दी जाती। इस बात का सामना ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। चार लोगों के बीच में यदि व्यक्ति ने अपनी सलाह भी दी तो उसकी सलाह को पीछे रखा जाता है, किसी दूसरे की सलाह को आगे मान लिया जाता है। जीवन में अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना यहाँ करना पड़ता है। इसी भाव में मंगल को भी मरण कारक स्थान के रूप में देखा जाता है। जब मंगल को यहाँ पे लिया जाए तो समझिएगा कि चुनौती क्या है। मंगल एक्चुअल में छोटे भाई बहनों साहस पराक्रम का कारक ग्रह है। अब साहस पराक्रम जो है वहाँ पे व्यक्ति फ्री हैंड होना चाहता है, अकेले में सारी चीज़ें करना चाहता है, और मंगल जो है वो जोश का कारक ग्रह है। जबकि सप्तम भाव साझेदारी का है। साझेदारी में जब कार्य करना हो और जोश के साथ कार्य करना हो तो आपको आपका पार्टनर भी उतने ही जोश के लेवल पे चाहिए। अन्यथा यहाँ पे मंगल इस बात से परेशान होता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से कुछ करना तो चाह रहा हूँ लेकिन मुझे वो करने नहीं दिया जा रहा। इसीलिए मंगल के लिए सप्तम भाव जो है वो मरण कारक स्थान के रूप में लिया जाता है, और इस स्थिति में मंगल वो कई बार कहा जाता है कि मैरिजेस को डिस्टर्ब करने लगता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कुछ करना चाह रहा है और वहाँ पे उसे करने से रोका जा रहा है। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल पर्सन कहीं दूसरे लोगों के साथ जुड़ के कार्य करने की चेष्टा करें, और मंगल जैसा ग्रह जो कि जाना जाता है अपने साहस, अपने पराक्रम, अपने बल की दम पर, वो ग्रह अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम 4-5 लोगों के साथ जुड़ के अगर कहीं कार्य कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में हमें दूसरे लोगों को साथ लेके चलना हमारे लिए थोड़ी सी एक चुनौती बनती हुई सी नजर आती है जब मंगल यहाँ बैठा हो। तो इस रूप में हम इसको मरण कारक स्थान देखते हैं। तो मंगल यदि सप्तम में आए तो यहाँ पे चुनौतियां आवश्यक रूप से देखी जाती हैं। मंगल का ये प्रभाव लगन को प्रभावित करता है, दशम को प्रभावित करता है, और सेकंड हाउस ऑफ वाणी को भी प्रभावित करता है। इसीलिए थोड़ा सा इस मैटर पे यहाँ एंगर एग्रेशन इश्यूज बढ़े हुए रह सकते हैं।
सूर्य जब यहाँ पे आया तो हमने कहा कि ठीक है, वो चैरिटी में जा सकता है। शनि यहाँ पे आया तो व्यक्ति को स्वयं को छोड़ के दूसरे के लिए उन्नति के अवसर जरूर खोलने चाहिए, क्योंकि खुद के लिए वो अपनी तरक्कियों को स्लो डाउन कर रहा है। चंद्रमा अष्टम में आ रहा है तो व्यक्ति अपने मनो की स्थितियों को बाहर नहीं ला पा रहा, लेकिन एक मनोचिकित्सक के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है। बुध सप्तम में आए तो व्यापार साझेदारी में तो वो अच्छा है, लेकिन वो अपनी सलाहकारी में पीछे छूट जाएगा। मंगल यदि सप्तम में आया तो यहाँ पे चुनौती खड़ी इस बात की है कि उसको यूटिलाइज कर पाना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मंगल अचानक से आने वाले गुस्से को भी दर्शा सकता है। तो यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें बनती हों तो सबसे पहले हम कहते हैं कि साझेदार में भी मंगल ढूंढिए, साझेदार में भी उतना ही पैशन ढूंढिए। मांगलिक प्रभाव जब हम कहते हैं ना, तो उसमें सप्तम के मंगल को इस बात को ध्यान में रख के कहते हैं कि यहाँ पे यदि साझेदारी सेम नेचर के पार्टनर के साथ हुई तब सप्तम का मंगल बहुत बढ़िया फल देने में सक्षम हो जाएगा। जैसे कि श्री राम जी की कुंडली में हम मंगल को सप्तम भाव में देखते हैं, तो जिस कैपेसिटी में श्री राम जी काम कर सकते थे उसी कैपेसिटी में हनुमान जी यदि कार्य कर सकते थे तो बहुत अच्छी डीप बॉन्डिंग बना के कार्य हुआ। साहस पराक्रम में हमारा सामने वाला पार्टनर हमारे लिए पूरा साहस पराक्रम लगा के हमारी मदद कर सकता है। इसलिए मंगल यहाँ पे जब मरण कारक स्थान में भी हो तो आपका पार्टनर आपके लिए साहस पुरुषार्थ पराक्रम का कारण बन सकता है। उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, लेकिन जरूरत पड़ती है कि उस पार्टनर के अंदर भी सेम लेवल का पैशन होना चाहिए। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र जो है वो छठे भाव में जाके मरण कारक स्थान भोगते हैं। छठा भाव बेसिकली क्या है कि एक तो दैनिक दिनचर्याओं का है, दूसरी बात है कि शुक्र जैसा ग्रह जब छठे भाव में बैठे तो अगर एक नंबर से हम कालपुरुष कुंडली को बना के देखेंगे तो वहाँ पे शुक्र नीच राशिस्थ हो जाएंगे। दूसरी बात है कि शुक्र छठे भाव में बैठेंगे और 12वें को देखेंगे, 12वां जो है वो भोग है, खर्चा है, इन चीज़ों को दर्शाते हैं। शुक्र के कारक तत्वों के रूप में देखेंगे तो वो विलासिता और साझेदारियों को दर्शाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस उनके पास नेचुरली आते हैं। ऐसे स्थिति में यदि शुक्र छठे भाव में जाके बैठे तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भोग के तत्वों को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि ये भाव शुक्र के लिए मरण कारक स्थान। तो व्यक्ति के पास धन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस धन को बहुत ज़्यादा उड़ाता हुआ ऐसा नजर नहीं आएगा। यहाँ पे चुनौतियाँ अगर आती हैं तो वो शुक्र स्त्रियों को दर्शाता है, वाइफ को दर्शाता है। तो वहाँ पे साझेदारी जो है पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ स्पेसिफिकली, वहाँ पे हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक चुनौती जरूर होती है। दूसरी बात है कि शुक्र यहाँ बैठ के 12वें भाव पे दृष्टि देंगे जो कि भोग भाव है, तो ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति भोग की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है, भोग की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि शुक्र कहीं ना कहीं हमारे वेल्थ को दर्शाता है, और वो वेल्थ क्योंकि अपने मरण कारक स्थान से जुड़ी हुई है तो व्यक्ति उस प्रवृत्ति को अवॉइड करने लगता है। तो शुक्र को छठे भाव में इतना बुरा नहीं माना गया, लेकिन मरण कारक स्थान की अवस्था में हम उसको चुनौती के रूप में कहाँ पे देखते हैं, साझेदारी में, मैरिज के अंदर पार्टनर के साथ जब आपस में कंडीशंस बनानी हो वहाँ पे ये भाव प्रॉब्लम करता है। उसका रीज़न ये होता है कि छठा भाव जो है वह अकेलेपन, सेलिबेसी को दिखाने की कोशिश करता है, और उस भाव का संबंध ऐसे ग्रह के साथ हो रहा है जो कि साझेदारी में चलना चाहता है। तो भाव रोक रहा होता है शुक्र को किसी के साथ साझेदारी करने से। इसीलिए शुक्र के लिए यहाँ पे ये भाव मरण कारक स्थान के रूप में लिया जाता है। इसके बाद आपके बचते हैं गुरु। तो गुरुदेव जो हैं वो तृतीय भाव में चले जाएं तो ये गुरु के लिए मरण कारक स्थान है। गुरु का मरण कारक स्थान तृतीय भाव क्यों है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये साहस पराक्रम से चीज़ों को बनाने का भाव है, पहली बात। और कारक तत्व के रूप में देखें तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव लिया जाता है, जो कि अगेन साहस पराक्रम को दिखाते हैं। गुरु का जो कारक तत्व है वो है व्यक्ति की उन्नति, लेकिन किस माध्यम से व्यक्ति की उन्नति करनी है, तो 9 नंबर और 12 नंबर की राशियों में गुरु का प्रभाव होता है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो गुरु नवम भाव के और साथ ही साथ कहीं ना कहीं 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे स्थिति में गुरु अपने आप में बहुत सारे कारक तत्वों को लेके चलते हैं। उनके पास संतान का भी कारक तत्व है, उनके पास धन का भी कारक तत्व है, उनके पास व्यक्ति के जीवन में आने वाली उन्नति का भी कारक तत्व है। लेकिन ये जो नवम भाव है, जिसे हम कहते हैं खासकर हमारा भाग्य, धर्म के प्रति हमारी रुचि, वहाँ से उठ के वो ग्रह कहाँ जाके बैठा हुआ है, तीसरे भाव में। यानी कि व्यक्ति अपना पराक्रम, अपनी चीज़ों को सामने थोपने की स्थिति बनाने लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ऊपर व्यक्ति अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश करेगा। जो चीज़ उसे किसी दैविक कृपा से भी प्राप्त हो रही होगी तब भी व्यक्ति ये कहेगा कि इसे उसने अपने मन, साहस से, अपने पराक्रम से अर्जित किया है, इसीलिए दुनिया में बाकी की कोई चीज़ होती ही नहीं। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों के लिए इस भाव में बैठने के कारण
साहस और पराक्रम की वृद्धि करके उसे हासिल करना पड़ता है। गुरु संतान के कारक होते हैं। तृतीय में यदि गुरु बैठे तो संतान के साथ भी चुनौतियों का सामना कई बार करना पड़ जाता है। गुरु जब तृतीय भाव में बैठे हों, अपने भाग्य भाव को देख रहे होते हैं, वहाँ पे शुभता तो दे रहे होते हैं, लेकिन भाव का जो प्रभाव है वो साहस और पराक्रम मांग रहा है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने भाग्य उन्नति के लिए भी ऐसे गुरु के समय में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, मशक्कत, पराक्रम की आवश्यकता पड़ रही होती है। दूसरी बात है कि हम थर्ड हाउस को हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस के रूप में देखते हैं। सेकंड हाउस स्पीच का है, थर्ड कम्युनिकेशन का है। गुरु जो हैं उनका काम है धर्म और धर्म के ज्ञान का प्रचार। यहाँ पे गुरु कम्युनिकेशन के भाव में जब बैठते हैं तो ऐसे स्थिति में जो प्रचार होना चाहिए या जो धर्म के प्रति से प्रचार होना चाहिए उसमें ही संघर्ष लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर वही बात है कि वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पराक्रम दिखा के। ऐसी स्थिति में गुरु इस भाव के अंदर मरण कारक अवस्था में माने जाते हैं। यानी कि व्यक्ति धर्म और दान के प्रति आगे बढ़ना भी चाह रहा है तो वो यही कहेगा कि भाग्य में मिलता ही क्या है, भाग्य होता ही क्या है, उसने तो अपने जीवन में सब कुछ संघर्ष में पाया है। नाड़ी के हिसाब से हम देखेंगे तो गुरु क्या है, जीव खुद होता है। तो जीव यदि अपने जीवन में संघर्ष को देख रहा होता है तो उसकी मनोस्थिति इस तरीके से बन जाती है कि दुनिया में बाकी की कोई चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ अपना पुरुषार्थ ही सब कुछ। इसीलिए ऐसे स्थिति में जब गुरु बैठे हों, उनकी दशाओं का प्रभाव होता हो तो व्यक्ति खासकर धर्म के प्रति अभिरुचि दिखाएगा, या दशा ना भी हो तब भी गुरु यहाँ बैठा हो तो ऐसे प्रभाव जीवन में कई बार आएंगे। गुरु ना सिर्फ कि धर्म बल्कि वो हमारे जीवन के अंदर जो एक उन्नति है उसके साथ भी जुड़े होते हैं। और सही और गलत का फैसला, जब हम जज की बात करते हैं तो हम गुरु की बात करते हैं। सही और गलत का फैसला उसको निर्धारित करना, जब गुरु यहाँ पे आके बैठ जाता है तो व्यक्ति सही और गलत के फैसले को भी अपने पुरुषार्थ, अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता है। क्या सही और क्या गलत है उसका जो ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान के अंदर ही संघर्ष आ जाता है कि वो चीज़ सही होते हुए दिख भी रही है तो व्यक्ति उसे उस समय एक्सेप्ट करे, यह आवश्यक नहीं है। ये स्थिति होती है गुरु का मरण कारक स्थान पे विराजित होने पर। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो राहु के लिए नवम भाव जो है ये मरण कारक स्थान है। राहु बेसिकली किस बात का ग्रह है? राहु है दुनिया में किसी भी तरीके की डिजायर्स को रखना, किसी भी तरीके की चाहतों को रखना। साम दाम दंड और भेद किसी भी चीज को लगा के राहु जीवन में भोग करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, आर्थिक रूप से बेपरवाही के साथ बढ़ना चाहता है। अब ऐसा ग्रह जो कि बेपरवाही के साथ बढ़ना चाहता है, फैलना चाहता है, वो धर्म के भाव में जाके बैठ जाए जहाँ पे कि वो न साम लगा सकता है, न दाम लगा सकता है, न दंड लगा सकता है, न भेद लगा सकता है। ऐसी स्थिति में राहु जब भी कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ दिखाई देता है तो व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी तेज उन्नति करना तो चाह रहा होता है लेकिन व्यक्ति का भाग्य भाव उसके साथ जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति को जीवन में राहु के समय में खासकर, या राहु का समय ना भी चल रहा हो तो भी, एक प्रकार की जिज्ञासा बनती है कभी शुरुआत में कि धर्म क्या है, क्योंकि राहु डिजायर्स को दर्शा रहा है। लेकिन राहु गुरु को सपोर्ट नहीं कर पाता। ऐसे स्थिति में व्यक्ति पहले शुरुआत में उस तरफ बढ़ता है, खोजने की कोशिश करता है, परेशानियों का सामना करते हुए धर्म क्या है खोजने की कोशिश करता है, लेकिन इतना फैला हुआ है राहु का विस्तार कि वो केंद्रित नहीं कर पाता। और एक स्थिति आती है जहाँ पे व्यक्ति फिर ये कहता है कि नहीं, ये जो धर्म है ये चीज़ ही नहीं है, ये चीज़ों से वो इतना आगे बढ़ जाता है कि वो उसी का विरोध करने लगता है। इसलिए राहु के लिए नवम भाव जो है धर्म के भाव के रूप में, टीचिंग के भाव के रूप में क्या बन जाता है, मरण कारक स्थान। क्योंकि राहु जो कि भोग विलासिता की चीज़ों को हासिल करने के लिए जाना जाता है, अपने छल से अपने बल से उन्नति को हासिल करना चाहता है, वो ऐसे भाव के साथ संबंध करके बैठ जाता है जहाँ पे उसे धार्मिक तरीके से, धर्म से सही के आचरण का प्रयोग करना है, जो सही है उसका प्रयोग करना है। ऐसे स्थिति में वो जो सही है उसका प्रयोग नहीं कर पाने की चुनौतियाँ यहाँ पे राहु के साथ देखने को मिलती है। इसीलिए जब कभी भी आपको राहु 9th हाउस में दिखाई दे तो आप ये समझ सकते हैं कि जब उस राहु का प्रभाव आएगा तो जीवन में एक तरीके से भले कितनी भी उड़ान चल रही हो, वो उड़ान में एक कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु जो विस्तार लेना चाह रहा है वो भाव उसको उस विस्तार पे जाने से रोकने लगता है। और ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति अपनी चाहतों को, अपने डिजायर्स को, क्योंकि राहु उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसको खत्म करने लगता है या फिर अत्यधिक बढ़ा दे तो धर्म के विरोध ही कार्य करने में बढ़ जाएगा। डिपेंड करेगा राहु किस राशि में बैठ के कैसा प्रभाव कर रहा है। अगर
व्यक्ति ऐसे में धार्मिक डायरेक्शन पकड़ के आगे निकलने गया, राशि सही रही, मित्रवत रही, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उन्नति प्रचार प्रसार धर्म के करके भी कर सकता है। लेकिन राहु क्योंकि धर्म से बंध कर या अपने आप को मोहमाया से बंध के नहीं रख सकता, ऐसे स्थिति में वो अक्सर चुनौतियों का सामना जीवन में करा ही देता है। तो इतनी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट हमें समझ में आती हैं मरण कारक स्थान के कंडीशन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आखिरी बचता है केतु। केतु बेसिकली मोक्ष को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं, इसलिए जब राहु का संबंध हम बता रहे हैं तो केतु अपने आप ही उस संबंध से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो केतु का तृतीय भाव में यदि संबंध बनता है तो भी वो केतु के लिए नेचुरली एक प्रकार से मरण कारक स्थान माना जा सकता है। जब कोई ग्रह इन स्थानों पर बैठा हो, अगर अच्छी अवस्था में बैठा है तो उस क्षेत्र से उन्नति कराने में सफल हो सकता है। ये नहीं कहना है कि वो चीज़ पूरी तरह से खराब ही होगी। मान लीजिए गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन के अंदर अपने साहस, अपने पराक्रम, अपनी छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा जीवन की चीज़ों को खोजते हुए एक नए विचारधारा के साथ, एक नई क्रांति के साथ चीज़ों को सामने प्रकट कर सकता है, रेवोल्यूशनरी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गुरु तीसरे में बैठ गया तो चीज़ें पूरा नेगेटिव है। एक दायरे से बाहर हटके साहस पराक्रम के साथ व्यक्ति अपने हायर लर्निंग्स, हायर नॉलेज, अपने धर्म, अपनी चैरिटी, अपने लोगों के प्रति उनका जो एक कहना चाहिए कर्तव्य है या उनका एक प्रभाव है, क्योंकि 12th हाउस नेचुरली गुरु के साथ आता है, दान दक्षिणाओं के साथ आता है, तो व्यक्ति वहाँ पे अपने साहस, अपने पराक्रम के साथ जहाँ उसे सही लगता है वहाँ पे वो दान दक्षिणा करता हुआ भी नज़र आ सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशनों में जो ग्रह हैं वो उन पर्टिकुलर हाउसेस के साथ जब जुड़ रहे हैं वो अपने लिए मरण कारक स्थान बना रहे हैं। लेकिन व्यक्ति यदि अपने जीवन को किसी दूसरे के लिए साथ में लगा देता है तब वही ग्रह शुभ फलदायी होने लग जाते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि जब इन जगहों पे ये ग्रह बैठते हैं तो वहाँ पे आपको अपने खुद के लेवल पे चैलेंजेस जरूर दिखाई देंगे, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को देखा जाए तो जब एक साइड पे चुनौती हो दूसरे साइड पे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। ऐसे कंडीशनों में यदि आप उसके पॉजिटिव साइड से कार्य करना शुरू कर देंगे तो यही मरण कारक स्थान में बैठे हुए ग्रह आपको निजी रूप से तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बैलेंस रूप में रखते हुए आपकी उन्नति में सहायक आवश्यक रूप से होते नजर आते हैं। धन्यवाद।